कि इसमें आपकी इक्वेशन में दो साइड है, जैसे आपको पता लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड से पहले हमने विदाउट सिंबल यूज़ किया था, तो हमें पता नहीं था कि कौन किस फॉर्म में यूज़ हो रहा है। तो ये हमें पता है लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, LHS, ठीक है। ये हमारा राइट हैंड साइड है। Hello students, this is Harish from Elite Study Point. Today we are going to learn about the chemical reaction and equation, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, क्लास 10 साइंस। तो आज जैसे कि चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या हमारे केमिकल रिएक्शन होते हैं और इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो पहला हमारा जैसे कि टॉपिक है केमिकल रिएक्शन, मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं। तो ये होती क्या है? Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. तो कभी भी जब आपका रासायनिक परिवर्तन होता है, मतलब केमिकल चेंज होता है, तो हम कहते हैं कि वो रासायनिक अभिक्रिया हुई है, या फिर द प्रोसेस ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ केमिकल टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, मतलब रसायनों का आपस में मिलके एक नया पदार्थ बनाना ही आपका रासायनिक अभिक्रिया होता है, ठीक है। तो जैसे कि अभी हमने देखा केमिकल चेंज मतलब रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन होता कैसे है, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई रासायनिक परिवर्तन है या नहीं है, केमिकल चेंज है या नहीं है, और इसके लिए हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये केमिकल चेंज है और ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि चेंज आपके दो प्रकार के होते हैं, केमिकल एंड फिजिकल, रासायनिक और भौतिक, ठीक है। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, पहला न्यू सब्सटेंस फॉर्म, नया पदार्थ बन रहा हो, पहला पॉइंट ये है, और दूसरा है इरिवर्सिबल, मतलब अपरिवर्तनीय। यदि आपका कोई रिएक्शन हो रहा है और उसमें आपका कोई नया पदार्थ बन रहा है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म, तो हम कहेंगे कि केमिकल चेंज हुआ है, और वो इरिवर्सिबल हो, मतलब अपरिवर्तनीय हो। जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं हम, जैसे हम दूध को रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं, गर्मियों में हम जैसे दूध अपने रूम टेम्परेचर छोड़ के चले जाते हैं, तो वो कुछ समय बाद आप देखोगे दूध फट जाता है, और दूध फट के आपका दही बन जाता है, ठीक है, मिल्क चेंज हो जाता है कर्ड में। तो जो दूध हमारे पास मिला है वो एक नया सब्सटेंस, सॉरी जो दही आपका मिला वो एक नया सब्सटेंस है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म, ठीक है, और उस दही से आप वापस दूध प्राप्त भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इरिवर्सिबल है, मतलब अपरिवर्तनीय है, तो हम सिंपली कहेंगे कि हाँ केमिकल चेंज हुआ है, ठीक है। और जैसे दूसरा एग्जाम्पल ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, मतलब जो अंगूर का किण्वन होना, ठीक है, ये हम अल्कोहल बनाने में यूज़ करते हैं प्रोसेस का, फर्मेंटेशन, ठीक है। तो इसमें भी ये होता है कि आपका जो शुगर है वो कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में, ठीक है, शर्करा आपका कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में, तो आप इसको भी वापस प्राप्त नहीं कर सकते, तो आप इसमें भी कहोगे कि केमिकल चेंज हुआ है। सेकेंडली बात करते हैं फिजिकल चेंज या फिर भौतिक परिवर्तन की। तो भौतिक परिवर्तन सेम इसका उल्टा है, जैसे कि इसमें कोई नया सब्सटेंस बन भी सकता और नहीं भी, बट इसके लिए ये इरिवर्सिबल होता, मतलब अपरिवर्तनशील नहीं होता, मतलब आप इससे वापस उस पदार्थ को प्राप्त कर सकते हो, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस और बॉइलिंग ऑफ वाटर, बर्फ़ का पिघलना, ठीक है, वापस बर्फ़ बना सकते हैं हम टेम्परेचर डाउन करके, और बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी को उबालते हैं, पानी उबलता है, भाप बन जाता है, वापस हम उसका टेम्परेचर डाउन करके वापस से हम पानी को ले सकते हैं, ठीक है। और मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ़ का पिघलना, और बर्फ़ को जैसे पिघल के पानी बन जाता है, तो पानी को हम ठंडा करेंगे तो वापस हमारा आइस बन जाएगा, ठीक है। बात करते हैं केमिकल चेंज की। तो जैसे कि हमारे पास मैग्नीशियम है, आपकी बुक में एक्टिविटी दी होगी मैग्नीशियम रिबन की, तो हम मैग्नीशियम रिबन को जैसे बर्न करते हैं एयर में, तो हमारे पास एक वाइट कलर का पाउडर मिलता है उसको बर्न करने के बाद, जो कि होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो बात करते हैं हम मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम को बर्न करते हैं हम एयर में, एयर मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसी चीज़ को अगर हम लिखना चाहें केमिकल इक्वेशन में, रासायनिक अभिक्रिया के रूप में, तो हम लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, आपका बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब आप देखोगे ये थोड़ा लेंथी है, मैग्नीशियम लिखने के लिए आपको थोड़ा लेंथी पड़ रहा है, और ऑक्सीजन फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस चीज़ को हमने शॉर्ट में करने के लिए फॉर्मूला वाइज हमने इसको लिखना स्टार्ट किया, जैसे कि मैग्नीशियम के लिए Mg, ऑक्सीजन के लिए O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए MgO। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्मूले में लिख सकते हैं, सूत्र में लिख सकते हैं, मैग्नीशियम MgO2, ये बन गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है।
जैसे कि आप मैथ्स में भी पढ़ते होगे, आपके पास इक्वेशन होती है। इक्वेशन मतलब जैसे x प्लस वाई इक्वल टू जेड, ठीक है। कोई भी नंबर हो गया, जैसे 8 प्लस 2 बन जाता है आपका 10, ठीक है। इसमें आपके पास दो साइड होती हैं इक्वेशन में, लेफ्ट हैंड साइड होती है, राइट हैंड साइड होती है। सेम आपका केमिकल इक्वेशन में भी होता है, रासायनिक समीकरण में भी होता है। आपके पास एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड में उन सभी चीज़ों को रखते हैं, या फिर वो सब्सटेंस या पदार्थ को हम रखते हैं जिनसे हमारी रासायनिक अभिक्रिया होने वाली है, या जिनसे रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है। और राइट हैंड साइड में वो आता है जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया में मिलता है, जो बन के मिलता है। तो लेफ्ट हैंड साइड वालों को हम कहते हैं अभिकारक या रिएक्टेंट, जिनसे अभिक्रिया होती है। और जो हमारा बनता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट या फिर उत्पाद, ठीक है। तो इसमें हमारे रिएक्टेंट हो गया MgNO2 और हमारा प्रोडक्ट हो गया MgO। मतलब मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आपका हो गया अभिकारक या रिएक्टेंट, और मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका हो गया प्रोडक्ट या उत्पाद। अभी हमने पढ़ा था केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अनबैलेंस या फिर असंतुलित, जिसको हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन या कंकाली रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, और दूसरा हमारे पास होता है बैलेंस, ठीक है, संतुलित। अब पहले बात करते हैं हम अनबैलेंस की। तो अनबैलेंस में क्या होता है कि इसमें आपकी इक्वेशन में दो साइड है, जैसे आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हो गया आपका रिएक्टेंट का, अभिकारकों का, और राइट हैंड साइड हो गया आपका उत्पाद या प्रोडक्ट का, ठीक है। तो इसमें मास में चेंज आ जाता है। लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में जो आपके सब्सटेंस है, जो पदार्थ है, उनका मास चेंज हो जाता है। इस वजह से ये अनबैलेंस या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। अब हम जैसे कि देखेंगे, जैसे कि हमने लास्ट पढ़ा था Mg प्लस O2 हमारा बन गया था MgO, मैग्नीशियम, ठीक है। ये आपका ऑक्सीजन, ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे मैग्नीशियम का काउंट कितना है, एक। यहाँ पे भी मैग्नीशियम का काउंट एक है, पर ऑक्सीजन का काउंट मिसमैच हो गया। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन है 2 और यहाँ पे है 1। तो इसी प्रकार की अभिक्रिया रिएक्शन को हम स्केलेटल केमिकल रिएक्शन या फिर कंकाली रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इसको हमें बैलेंस करने की नीड क्यों है, हम क्यों बैलेंस कर रहे हैं, और क्या ये रिएक्शन ऐसे नहीं चल सकती? तो इसका आंसर है हमारा 9th क्लास में जैसे आपने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। इसी के कारण हमें ये बैलेंस करना पड़ता है। इस नियम में या इस लॉ में हमने क्या पढ़ा था, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना उसका विनाश होता है। मतलब जो आपका द्रव्यमान है वही रहेगा, चाहे जैसे लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट थे, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट थे, तो इनका नंबर सेम रहना चाहिए, मास सेम रहना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, ठीक। तो फिर हम उसको करते हैं बैलेंस या संतुलित, ठीक है। तो जैसे कि हम ये वाली रिएक्शन देखते हैं, उसमें हमारे पास क्या क्या है, जिंक, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे ये दोनों तो हो गए आपके रिएक्टेंट, और ये आपके हो गए प्रोडक्ट, ये हो गए आपके अभिकारक, और ये आपके हो गए उत्पाद, ठीक है। ये होगी आपकी वर्ड इक्वेशन, और इसको हम फॉर्मूला वाइज लिखे तो जिंक को बोलते हैं Zn, सल्फ्यूरिक एसिड को लिखते हैं H2SO4। तो यहाँ हमारा बन गया जिंक सल्फेट, तो जिसको हम लिखेंगे ZnSO4, और आपका हाइड्रोजन गैस मिलेगा तो उसको लिख देंगे हम H2 हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अभी हमने जैसे केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण पढ़ा, तो उसमें जैसे कि मान लीजिए आपके पास वाटर है, वाटर को क्या लिखते हैं H2O, ठीक है। तो वाटर हमारी 3 स्टेट में होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, तरल और गैस में। तो किसी रिएक्शन में वो किस रूप में है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, किस प्रकार से, वो कैसे पता करेंगे, इसके लिए ही हमने यहाँ पे लिखा है राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के संकेत। तो इसके लिए हम सिंबल्स यूज़ करते हैं, संकेत यूज़ करते हैं। जैसे कि ये हो गया हमारा गैस के लिए, ठीक है, गैस के लिए लिखते हैं G, L लिखते हैं लिक्विड के लिए, और S लिखते हैं सॉलिड के लिए। अभी 9th क्लास में भी आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, स्टेट ऑफ मैटर, कि सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। पर आपके पास एक्वेश एक नया आया, ये जलीय, ये नहीं पढ़ा होगा आपने 9th में, ठीक है। तो AQ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है इसके लिए हम पढ़ते हैं, तो इफ़ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज अ सॉल्यूशन इन वाटर, तो यदि आपका अभिकारक या फिर उत्पाद
ठीक है, रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट आपका सॉल्यूशन के रूप में वाटर में होता है तो उस फॉर्म को ही हम एक्वेस कहते हैं। तो ये हम आगे रिएक्शंस में देखेंगे और इसका यूज़ भी देखेंगे कहाँ पे ये एक चीज़ लग रहा है। तो अभी देखते हैं कैसे हम इन सिंबल्स को रिएक्शन में यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास है आयरन, Fe, आयरन या फेरस कहते हैं, ठीक है। H2O वाटर, आपको पता ही है H2O वाटर होता है। ये बन गया आयरन ऑक्साइड Fe3O4 और इसमें से H2 हाइड्रोजन गैस निकली, ठीक है। इससे पहले हमने विदाउट सिंबल यूज़ किया था तो हमें पता नहीं था कि कौन किस फॉर्म में यूज़ हो रहा है। तो ये हमें पता है, लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, LHS, ठीक है। ये हमारा राइट हैंड साइड है, RHS, ठीक है। तो ये आपके हो गए अभिकारक, रिएक्टेंट। इसमें आयरन सॉलिड फॉर्म में, S मतलब सॉलिड, ठोस, ठीक है। H2O गैस के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में कैसे, भाप के रूप में, स्टीम के रूप में, ठीक है। अब आगे जाके जब ये रिएक्शन बन रही है आयरन ऑक्साइड, ठीक है, Fe3O4, ये भी सॉलिड ही है क्योंकि सॉलिड, ये आगे सॉलिड ही रहेगा और बाकी इसमें से एक गैस निकलेगी जो कि है H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम सिंबल्स को यूज़ करते हैं अपने रिएक्शन में ताकि हम रिप्रेजेंट कर पाए कि कौन किस फॉर्म में यूज़ हो रहा है। अब और भी कंडीशंस होती है हमारे पास, जैसे कि हीट। अब मान लो किसी रिएक्शन में हीट यूज़ हो रही है, ठीक है, ऊष्मा यूज़ हो रही है, उसको हम डेल्टा से भी दिखाते हैं ट्रायंगल बना के, ठीक है। किसी में प्रेशर यूज़ हो रहा है, ठीक है, और किसी में टेम्परेचर यूज़ हो रहा है। तो इस प्रकार से हमारी कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं, तो इसको हम एरो के ऊपर लिख के दिखा देते हैं। जैसे अगर यहाँ हीट यूज़ होगा तो यहाँ हीट लिख देंगे, प्रेशर होगा प्रेशर लिख देंगे। तो ये सारी चीज़ें हम एरो पे दिखा देंगे, ठीक है। एरो सेपरेट करने के लिए रखता है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों को, बीच में एरो। जैसे हम इक्वेशन मैथ में इक्वल यूज़ करते हैं, हमारे इसमें साइंस में एरो यूज़ करते हैं। अब एक और चीज़ हमारी यहाँ पे आई, कैटलिस्ट, उत्प्रेरक। तो ये चीज़ नहीं पता होगी आपको, हीट पता होगी, प्रेशर, टेम्परेचर, पर कैटलिस्ट नहीं पता होगा। ये नया चीज़ है उत्प्रेरक। तो इसमें क्या होता है कि दे आर दोज केमिकल विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन इट। इसका मतलब क्या है कि ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो रिएक्शन में यूज़ होंगे, मतलब वो रिएक्शन में प्रेजेंट होंगे पर एक्चुअली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उसमें। सेम चीज़ होगी जैसे कैटलिस्ट हमारा निकेल होता है, ठीक है। तो उसको भी हम एरो के ऊपर लगा देंगे, वो आपको ना तो लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा ना राइट हैंड साइड में मिलेगा, बस वो रेट ऑफ जो रिएक्शन की रेट है उसको इंक्रीज कर देगा, उसको बढ़ा देगा। इतना सा काम होता है आपका उत्प्रेरक या फिर कैटलिस्ट का। केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं, यहाँ पे हमारे पास 4 है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया होती क्या है। तो इसमें आप देखोगे कि हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे, ठीक है। आपके लेफ्ट हैंड साइड में अभिकारक 2 या 2 से ज़्यादा होंगे और वो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन को कॉम्बिनेशन कहते हैं। कॉम्बिनेशन सिंपल सा मतलब कि जोड़ना, ठीक है। जब आपके 2 या 2 से ज़्यादा अभिकारक, 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट मिलते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं या सिंगल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम या फिर बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, ठीक है। तो हमने चूना लिया, उसको हमने H2O वाटर में डाला, ठीक है। यहाँ आप देखोगे फिजिकल स्टेट भी हमने लिख रखी है, सॉलिड, लिक्विड एंड एक्वेस, ठीक है। अब बाद में ये दोनों जब आपस में मिल रहे हैं, 2 रिएक्टेंट मिल रहे हैं, तो ये आपका बन रहा है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड या स्लेक लाइम या बुझा हुआ चूना, ठीक है। और दूसरी रिएक्शन देख लो, जैसे H2 हाइड्रोजन गैस, O2 ऑक्सीजन गैस, मिलके हमारा बना रहा है वाटर H2O, ठीक है। और ये बाकी हमने बैलेंस कर रखा है, 2 इसके आगे लगा रखा है, इसके आगे 2 लगा रखा है। तो बैलेंसिंग हम नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करेंगे। बाकी अभी देखते हैं इतना ही कि 2 रिएक्टेंट थे, 2 रिएक्टेंट ने एक प्रोडक्ट बना दिया, तो ऐसी रिएक्शन को हमने कह दिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर संयोजन अभिक्रिया। अब दूसरी अभिक्रिया हमारी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर वियोजन अभिक्रिया। इसको अगर आप समझना चाहो तो इसका मतलब है तोड़ना। संयोजन मतलब जोड़ना और वियोजन मतलब तोड़ना, ठीक है। यहाँ पे आपका कॉम्बिनेशन था, जोड़ दिया, डिकम्पोजिशन तोड़ दिया। इसमें क्या होता है, आपका एक रिएक्टेंट होता है, सिंगल रिएक्टेंट, और उसको हम तोड़ के आगे यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हम उसको हाथ से तोड़ देंगे, इसको तोड़ने के लिए हमारे पास
कुछ स्पेशल कंडीशन चाहिए जैसे हीट, सनलाइट, ठीक है, वो अभी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। पर इसमें से एक एग्जांपल देख लो, हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सॉलिड फॉर्म में, जिसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, चूना पत्थर कहते हैं। अब इसको तोड़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए। यहाँ पे हमें चाहिए होगा हीट, और हीट का हमने बताया था डेल्टा में भी लिखते, तो आप डेल्टा या ट्रायंगल बना के भी दिखा सकते हो। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हमने लिया, हीट लगाई, जिससे ये ब्रेक डाउन हुआ, और ब्रेक डाउन होकर हमारे पास मिल गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई, इसमें से रिलीज हो गई, ठीक है। और यही चीज़ हमने अभी देखा था, कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे वाटर में मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा था। तो यहाँ पे आगे ये प्रोसेस होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट जब हम करते हैं तो वापस हमें ये कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से रिलीज हो जाती है, निकल जाती है। क्लियर? अब आगे देखते हैं, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन से क्या समझते हो आप? डिस्प्लेसमेंट मतलब एक के जगह दूसरा आ जाना, मतलब जगह बदल लेना, ठीक है। तो इसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट, अधिक अभिक्रियाशील तत्व क्या करते हैं, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देते हैं, उनकी जगह ले लेते हैं। मतलब यही होता है, जैसे आप क्लास में भी देखोगे कि जो आपका ज़्यादा पावरफुल बच्चा होता है वो वीक बच्चे को, मतलब ये कह सकते हो आप, प्रेशराइज करता है या उस पर दबाव डाल सकता है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी चीज़ चलती है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, वो लेस रिएक्टिव को हटा देता है, उसका प्लेस ले लेता है। प्लेस लेना, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इसमें देखो, जिंक है, जिंक सॉलिड फॉर्म में, कॉपर सल्फेट एक्वेस फॉर्म में। अब इसमें आप अगर यहाँ देखोगे तो जिंक आपका पावरफुल एलिमेंट है, मतलब रिएक्टिव तत्व है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आपका क्या है, कॉपर, इसकी जगह ले लेगा। अब यहाँ पे कॉपर सल्फेट बन रहा था, CuSO4 बन रहा था, तो आप एरो के इस पार देखोगे तो Zn ने उसके प्लेस ले लिया, बन गया जिंक सल्फेट, ZnSO4, सेम फॉर्म रहेगा एक्वेस। और इसमें से आपका पहले जिंक अलग था, पर जिंक ज़्यादा पावरफुल है, उसने जगह ले ली, तो दूसरे को हटा दिया, जो था आपका कॉपर, ये सॉलिड फॉर्म में रह गया कॉपर, ठीक है। तो ये रिएक्शन ऐसे हो गए, जिंक प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट। अब एरो के इस पार आएंगे तो जिंक सल्फेट, और आपका बचा कॉपर, ठीक है। तो मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को हटा देता है, अधिक अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील तत्व को हटा देता है, उसकी जगह ले लेता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें आप समझोगे कि भाई जहाँ पे आप एक हो रहा था तो यहाँ पे दो होंगे। आप ये कहना चाहोगे कि दो एलिमेंट प्लेस कर देते हैं एक दूसरे, डिस्प्लेस कर देते हैं एक दूसरे को। हाँ, ये चीज़ होती है, पर इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस भी होते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट जो होते हैं वो अपने आपस में आयंस को एक्सचेंज करते हैं। आयंस प्लस माइनस आपने पढ़े होंगे 9th क्लास में, नहीं पढ़े तो एक बार इसमें अभी क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। तो इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। अब देखिए, जैसे हमारे पास है सोडियम सल्फेट Na2SO4 एक्वेस फॉर्म में, बेरियम क्लोराइड BaCl2 एक्वेस फॉर्म में, ये दोनों हमारे रिएक्टेंट हो गए लेफ्ट हैंड साइड। आगे जाके हमारे बन रहा है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ये हमारे हो गए प्रोडक्ट राइट हैंड साइड, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हो, सोडियम था, सोडियम के साथ था सल्फेट, पर आगे जाके आप देख रहे हो सोडियम बन गया भाई सोडियम क्लोराइड। बेरियम था, बेरियम के साथ था क्लोराइड, तो ये आगे जाके बन गया बेरियम सल्फेट, दोनों ने एक दूसरे की जगह ले ली, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब ये एक्चुअल में हुआ क्यों है, आप ये समझो। तो आप अगर देखोगे, सोडियम जो है, सोडियम का एक आयन होता है, प्लस, मतलब जहाँ पे प्लस आता है वो लूज कर रहा है अपना आयन, छोड़ रहा है, ठीक है, त्याग रहा है, और जहाँ पे माइनस आता है वो गेन करेगा, प्राप्त करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी बात आ रही है सोडियम की, तो इसके ऊपर कितने हैं, प्लस कवर, मतलब ये एक आयन लूज कर देगा, छोड़ देगा, ठीक है। यहाँ पे आप SO4 में देखोगे तो 2 माइनस का आयन होता है, तो ये 2 आयन गेन करेगा, सेम बेरियम के साथ 2 प्लस, मतलब 2 आयन क्या करेगा, ये गेन करेगा या लूज करेगा, ये 2 आयन लूज करेगा, छोड़ देगा, त्याग देगा। और आपका Cl में 1 माइनस का, तो यहाँ पे आप अगर देखते हो तो एक आयन इसको लूज करना है और एक आयन इसको गेन करना है, तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो सोडियम क्लोराइड जो कि आपका यहाँ NaCl बन गया था, ठीक है। यहाँ पे SO4 में देखोगे 2 आयन इसको गेन करना है, ये 2 आयन लूज कर रहा है, तो ये आपस में ले लेंगे, ये 2 देना चाह रहा है, ये 2 लेना चाह रहा है, तो ये आपस में शेयर कर लेंगे, तो बन गया बेरियम सल्फेट जो कि बन गया BaSO4, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड आप जानते होंगे कॉमन सॉल्ट होता है, जो आप नमक खाते हो उसी का फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। अगले रिएक्शन में हम पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, या इसको हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया।
तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि इस रिएक्शन में आप देखोगे कि आपका जो रिएक्शन हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है, उत्पाद मिल रहा है, तो उसमें उत्पाद के साथ साथ एक और चीज़ आ जाती है, वो होती है आपकी हीट या फिर ऊष्मा। मतलब एक्सोथर्मिक, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट निकले, प्रोडक्ट के साथ साथ हीट निकले, उत्पाद के साथ साथ आपको ऊष्मा मिलती है, तो उस अभिक्रिया का नाम होता है ऊष्मा-क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस का दहन, ये भी आपका एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है, ऊष्मा-क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे कि CH4, आपको पता होगा मीथेन गैस होती है, गोबर गैस भी कहते हैं जिसको हम, ठीक है, इसको हम इन द प्रेजेंस ऑफ एयर O2, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, क्योंकि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि दहन होता है तो उसमें ऑक्सीजन होना इम्पॉर्टेंट है। तो ये मीथेन गैस है CH4, ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इसको हमने जलाया तो ये दोनों हमारे रिएक्टेंट हो गए, अभिकारक। और हमारे पास क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी CO2, और इसी के साथ साथ H2O वाटर मिलेगा। पर वाटर ऐसे नहीं होगा कि उसमें से लिक्विड के रूप में निकल रहा है, वाटर भी भाप के रूप में निकल जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे G लिखा, G एज एन गैस, ठीक है। और इसमें आपका एक और चीज़ निकलेगी, हीट, ऊष्मा, तो इसीलिए हम इस रिएक्शन को कह देंगे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन या फिर ऊष्मा-क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, तो ये है हमारा एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ऊष्मा-शोषी रासायनिक अभिक्रिया। दोनों नाम सिमिलर से लगते हैं, बस आपको याद रखना है एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, एक्सो और एंडो याद रखना है, बाकी थर्मिक दोनों का सेम है, क्योंकि दोनों में हीट यूज होती है, हीट एज एन थर्मल, ठीक है, थर्मिक। तो एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन या ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया, नाम से हिंदी में पता चल रहा होगा, शोषी, शोषी मतलब एब्जॉर्ब करना, ठीक है, शोषण करना, सोख लेना। तो इसमें क्या होता है कि इस रिएक्शन में हीट यूज होती है, पर वो हीट आपका प्रोडक्ट में देखने को नहीं मिलेगी, वो हीट आपकी एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, सोख ली जाएगी, इसीलिए हम इसको कहते हैं एंडोथर्मिक, जहाँ पे हीट छुप जाती है, ठीक है। तो इसमें देखो, जैसे कि हमारे पास रिएक्शन है FeSO4 आयरन सल्फेट सॉलिड फॉर्म में, इसको हमने हीट किया, ठीक है, इसमें हीट एनर्जी यूज हुई, डेल्टा हीट यूज हुआ, ये बन गया आपका आयरन ऑक्साइड Fe2O3, और साथ ही साथ आपका बन गया SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैस इसमें से रिलीज हो गई, ठीक है। आप ये देखोगे, आप ये दोनों आपके मिल गए प्रोडक्ट या फिर उत्पाद, पर ये जो हीट थी, हीट यहाँ पे छुप गई, इसलिए इसको हमने कह दिया एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, क्योंकि प्रोडक्ट में आपका हीट आया ही नहीं, हीट आपका छुप गया, इसलिए हमने इसको कहा एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन या ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। अब कुछ स्पेशल टाइप के रिएक्शंस होते हैं, उनकी बात करते हैं, कुछ विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो इसमें हमारे पास 3 तरह की हैं, एक होता है थर्मोकेमिकल, फोटोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल। अगर हम बात करें तो ये तीनों ही आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन के ही पार्ट हैं, क्योंकि इन तीनों में आप देखोगे डिकम्पोजिशन हो रहा है, मतलब वियोजन हो रहा है, टूट रहे हैं, उत्पाद बन रहा है, पर वो आपका एक सिंगल रिएक्टेंट से बन रहा है, सिंगल अभिकारक से बन रहा है, और टूट के वो 2 या 2 से ज़्यादा उत्पाद या प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। तो पहली बात करते हैं थर्मोकेमिकल या फिर ऊष्मा रसायन की, इसमें हीट यूज़ होता है, और अभी हमने जो रिएक्शन पढ़ी थी ये वाली, जिसको हमने एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहा था, वो आपका एक थर्मोकेमिकल या ऊष्मा रसायनी है, वही अभिक्रिया है। दूसरी बात करते हैं फोटोकेमिकल की, प्रकाश रसायन, फोटोसिंथेसिस सुना होगा आपने, उसमें सनलाइट यूज होती है, तो फोटोकेमिकल मतलब कि प्रकाश रासायनिक जिसमें सनलाइट का यूज हो रहा हो, ठीक है। तो जैसे हमारे पास है सिल्वर और AgBr, ठीक है। तो AgBr ये आपका सॉलिड फॉर्म में है, इसको हमने सनलाइट की उपस्थिति में रखा, तो हमारा Ag अलग हो गया और Br2 अलग हो गया, गैस के रूप में निकल गया। तो ये जो रिएक्शन हम यूज़ करते हैं मोस्टली, ये जो पुराने टाइप की जो फोटोग्राफी होती थी जिसमें नेगेटिव वाली रील आती थी, उसमें ये रिएक्शन यूज़ होती है, ठीक है। ये फोटोकेमिकल, क्योंकि इसमें सनलाइट यूज़ हो रही है। अब लास्ट इसमें रिएक्शन आ गई इलेक्ट्रोकेमिकल या विद्युत रसायन, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है, ठीक है। आपका H2O वाटर होता है लिक्विड फॉर्म में। अब वाटर को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से इसको ब्रेक डाउन करते हैं, तो हमारे पास H2
और O2 दोनों अलग अलग गैस मिल जाती हैं। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस दोनों अलग हो जाती हैं। अब इस टॉपिक को हम कभी और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। आप इतना समझो कि इसको हमने वाटर लिया, वाटर को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया, तो इसको हमने कह दिया इलेक्ट्रोकेमिकल या विद्युत रसायन, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हमने डिकम्पोजिशन किया। तो तीनों ही आप देखोगे, तीनों ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तीनों ही वियोजन अभिक्रियाएं, क्योंकि आपका एक सिंगल रिएक्टेंट है तीनों में, और सिंगल रिएक्टेंट ही ब्रेक डाउन होकर आगे दो या दो से ज़्यादा, 2 और मोर देन 2 आपके प्रोडक्ट को बना रहा है। ठीक है, ये आपके हो गए सम स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन, ये भी आपका हो गया। अब लास्ट टॉपिक है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, उपचयन एवं अपचयन। ऑक्सीडेशन के नाम से आप समझो ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन सिमिलर लग रहा है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का गेन हो जाए उसको ऑक्सीडेशन या उपचयन कहेंगे, और सेम चीज़ जिसमें ऑक्सीजन का लॉस हो जाए उसको रिडक्शन कहेंगे या अपचयन कहेंगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और आपका ऑक्सीजन का लॉस, ऑक्सीजन की ह्रास कहते हैं जिसको कमी कहते हैं, या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो उसको कहते हैं रिडक्शन। इस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। आप एक एग्जांपल देख सकते हो, कॉपर ऑक्साइड है CuO, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस, ये आपका बन गया कॉपर और वाटर। आप इसमें देखोगे कॉपर में ऑक्सीजन था ना इसमें, ठीक है, तो आगे जाके आप देख रहे हो ऑक्सीजन इसमें से हट गया। तो अभी हमने पढ़ा कि भाई लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम कहते हैं रिडक्शन, है ना, अपचयन, तो इसको हम कह देंगे रिडक्शन या अपचयन। और यहाँ पे H2 में ऑक्सीजन नहीं था, पर रिएक्शन के बाद जब आपका प्रोडक्ट बना, उत्पाद बना, तो उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ऑक्सीजन के ऐड होने को हमने कहा था ऑक्सीडेशन या उपचयन। तो इस प्रकार से ये रिडक्शन हो गया, ये ऑक्सीडेशन, अपचयन और उपचयन हो गया। यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट्स हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी हम बैलेंस वाला जो बैलेंस करने के लिए इसमें टॉपिक रह गया है वो हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। और इसके रिलेटेड अगर आपको कोई केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।